ये एग्ज़ाम सिर्फ एक एग्ज़ाम है। अगर आपको एग्ज़ाम में सफलता नहीं मिलती है तो कभी भी निराश ना हो, हताश ना हो, अपने पे भरोसा रखें। Trust the process. UPSC is an exam, but it teaches you a lot about life, a lot, and you learn a lot. बाउंस बैक की जो आप बात कर रहे हैं, अभी यहाँ पर रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि जो इंस्पिरेशन है वो टी शर्ट पे लेके पहन के रखा हूँ मैं। डेविड गोगिस बोलता है जस्ट मेक एन स्केड्यूल एंड फॉलो इट। हमें क्या कहते हैं सेकंड ऑप्शन रखना चाहिए। जैसे कि मेरा है कि अगर एग्जाम्स नहीं होता है तो फिर मैं बिजनेस में जा सकती हूँ। हमारी जो मातृभूमि है भारत, उसकी हिस्ट्री जो इतनी बढ़िया है, वहाँ के किसी भी एक महान पुरुष के आप हिस्ट्री को पहचान लीजिए, वहाँ का एक पॉइंट आउट उठा लीजिए। As a female, from my own experience, it's not just about competing between the pressure of clearing the exam and family expectations, but और भी कई सारे expectations होते हैं। आप अपने दोस्तों की शादी हो रही है slowly, and then you see that and you feel other people have started working and getting into good jobs, अच्छी salaries मिलती है, and फिर आप खुद को देखते हो कि you are not employed right now and it's a struggle and there is no fixed definitive answer कि मुझे ये जॉब मिलेगी ही मिलेगी। स्वागत है आप सभी का एस्पिरेंट्स में, वो शो जहां हम कोशिश करते हैं कि जाकर एस्पिरेंट से बात करें, उनकी ज़िंदगी में जो सारी दिक्कतें हैं और उनके साथ साथ उनके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। अभी हाल ही में जो रिज़ल्ट आया उस दिन भी दिखाया हमने आपको किस तरह से यहाँ जश्न का माहौल था, मगर वहीं कुछ कहानियाँ ऐसी भी थी जो शायद उस दिन सुननी रह गई, और वो कहानियाँ थी उन लोगों की जो शायद इस बार उनका नाम उस लिस्ट में नहीं था जो CSE 2025 का जो रिज़ल्ट आया। तो आज हम ज़रा बात करने के लिए आए हैं रीस्टार्ट के बारे में। रीस्टार्ट मतलब जब आप प्री देते हैं, मेंस देते हैं, या फिर जब आप इंटरव्यू भी देते हैं और सफलता का गुलाल आपके चेहरे पे नहीं लगता है, तब की स्थिति क्या होती है? आप कैसे दोबारा खुद को खड़ा करते हैं, कैसे दोबारा कोशिश करते हैं कि फिर दोबारा स्क्रैच से शुरू किया जाए, स्क्वायर वन से शुरू किया जाए। तो उसी के बारे में थोड़ी सी बातचीत होगी और समझा जाएगा कि कितना मुश्किल या कितना आसान होता है ये रीस्टार्ट। तो जैसा कि आपको पता है, रीस्टार्ट के बारे में बात करने के लिए आए थे विकास यादव जी हमको मिले हैं और भिंड से हैं। तो विकास जी, जब अब एग्ज़ाम देते हैं और जिस दिन रिज़ल्ट आता है उस दिन नाम नहीं होता है उसमें, तो पहली चीज़ तो सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है दुख के अलावा? दुख के अलावा रिएक्शन यही है कि पूरा एक साल का जो बर्बाद जाता है और पछतावा के अलावा कुछ नहीं रहता है। और एक चीज़ होती है जिसे हम रीस्टार्ट के बारे में जैसे हम कह रहे हैं ना, उसी पछतावे के साथ वो एक चीज़ के दोबारा खड़े होना है, दोबारा शुरुआत से शुरू करना है, वो कैसे हो पाता है? दोबारा ये है कि जैसे प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए तैयारी लोग तो करते हैं, लेकिन मेंस के लिए पीछे रह जाए, मेंस को पीछे छोड़ देते हैं। अच्छा। स्ट्रेटजी ये होती है कि अपन प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो पहले मैं जहाँ तक है नवंबर दिसंबर तक अपन मेंस की तैयारी करें, मेंस को लिखें, उसके लिए कौन सा क्वेश्चन डील करें, मेंटरशिप ज्वाइन करें, डेली बेसिस पे अपन क्वेश्चन डील करते हैं, आंसर राइटिंग बेहतर करते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हैं। फिर जो जनवरी के बाद 3-4 जो महीने मिलते हैं अपन को, उसके लिए विशेष प्रीलिम्स पे फोकस करें तो उस चीज़ को लिए बेहतर रिजल्ट आ सकता है हमारा। उसके लिए प्रॉपर जैसे मेंटरशिप प्रोग्राम में अपन को ज्वाइन करना चाहिए। लोग वक्त क्या है, तैयारी तो कर लेते हैं, जैसे प्रीलिम्स की कर रहे हैं, प्रीलिम्स को फोकस रहते हुए ही करते हैं तैयारी, फिर वो उनका प्रीलिम्स तो निकल जाता है लेकिन मेंस में वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। फिर ये वही फेज आता है कि फिर बच्चा क्या डिप्रेशन का शिकार होता है, बस फिर रीस्टार्ट करना होता है, यही चीज़ है जी। अच्छा, अभी जैसे भी जो है अभी रिज़ल्ट आया CSE 2025 का, हर साल सीट्स कम होती जा रही हैं। इस बार भी 979 थी और 958 चयनित जो लोग थे। तो क्या उसको देखकर भी कई बार वो जो रीस्टार्ट का पूरा आइडिया है बदलता है कि हर साल सीट कम हो रही हैं और अब तो रीअपीयरिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो भी बदल दिया गया है? हाँ, इससे भी फ़र्क पड़ता है कि क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट्स कम हो रहे हैं तो उससे थोड़ा होता है कि जैसे अगर सीट्स अभी पिछली ईयर 2024 के समथिंग 1100 प्लस कुछ सीटें थी और अभी देखो सीधा 967 के समथिंग इस बार आई हैं, तो उसमें उससे भी थोड़ा माइंड से फ़र्क पड़ता है
कि कट ऑफ इससे क्या है, कट ऑफ पे फ़र्क पड़ता है। कट ऑफ तो हमारा बहुत ज़्यादा चला जाता है। जैसे इस बार का 92 गया है, पिछली बार का 82 के समथिंग गया था। ये कट ऑफ मायने रखता है कि एक बंदा अगर 45 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहा है और पिछली साल जो 42 में हो गया था, 43 में हो गया था, वो इससे थोड़ा फ़र्क पड़ता है नंबर ऑफ सीट्स के लिए। जी भावना, जब आप कोई एग्ज़ाम देते हैं और उसमें रिज़ल्ट में आपका नाम नहीं होता है, उसके बाद रीस्टार्ट का जो आइडिया होता है कि दोबारा शुरू करना है, उसमें कितनी मेहनत लगती है? दोबारा से रीस्टार्ट के लिए जो माइंडसेट होता है ना, वो डेवलप करने के लिए बहुत डर लगता है कि होगा कि नहीं होगा जब हम नेक्स्ट टाइम करते हैं। फिर उसके बाद लगता है कि हाँ अब करना होगा, शायद मे भी एक होप होती है कि नहीं अब की बार नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम होगा। और उसके बाद हमारे पास और भी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, और भी स्टेट पीसेस के एग्ज़ाम्स होते हैं, ग्रेड ए के, ग्रेड बी के, ग्रेड सी के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसमें लगता है कि शायद ये वाला नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। तो ये होप, जब हमारे पास होप होती है तो क्या होता है। मतलब ये कि आप एक बार जब किसी जगह पे मतलब वो सफलता उस तरीके से नहीं मिलती है तो आप बाकी चीज़ों के लिए इक्विप्ड हो जाते हैं, आपको एक क्लैरिटी दूसरे एग्जाम्स के लिए आ जाती है। बस एक चीज़ और है ना कि ये जो आइडिया ऑफ रीस्टार्ट है, ये केवल और केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो इंटरव्यू से वापस हुए हैं, हर प्री वाले बच्चों के लिए भी है। क्या कई बार ये वाला थॉट, जैसे आपने प्री दिया या किसी ने और नहीं हुआ, तो ये थॉट भी आता है कि मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ, या क्योंकि प्री ही क्लियर नहीं हो रहा है, क्या ये भी थॉट होता है बच्चों के ध्यान में? हाँ बिल्कुल होता है, शायद ये मेरे लिए नहीं तो दूसरा कोई चीज़ होगी मेरे लिए, नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा हमारे लिए, तो ये नहीं होता। और सेकेंडरी ऑप्शन होता है कि हमें क्या कहते हैं, सेकेंड ऑप्शन रखना चाहिए। जैसे कि मेरा है कि अगर एग्ज़ाम्स नहीं होता है तो फिर मैं बिजनेस में जा सकती हूँ। अच्छा। क्योंकि मेरे बैकग्राउंड ऐसा है। हाँ, तो फिर सेकेंड ऑप्शन होना ज़रूरी है। जैसे बैकअप प्लान बोलते हैं। हाँ, बैकअप प्लान बिल्कुल। हमें मिले अमन जी, और बात वही है रीस्टार्ट वाली। भिवानी से हैं, राइट? भिवानी से जी। तो अमन जी, आइडिया ऑफ रीस्टार्ट सिंपल क्या है आपके लिए? आपको क्या लगता है आइडिया ऑफ रीस्टार्ट क्या होता है? लाइक जैसे डेविड गोगिस बोलते हैं, जस्ट मेक एन स्केड्यूल एंड फॉलो इट। तो वो वाला हिसाब है कि दिसंबर से लेके मिड जनवरी से लेके प्री फोकस करना है, एंड देन आफ्टर दैट मेंस के लिए आंसर राइटिंग करनी है। तो एक इस जो प्रोसेस है इसको फॉलो करते रहो। बाकी रिजल्ट का तो अगर फेवर में आ गया तो बढ़िया है, अगर नहीं आया तो फिर वो जो अपना स्केड्यूल है उसको चलते रहो। अच्छा, और कभी ये वाला जैसे स्केड्यूल वाली चीज़ आपने बिल्कुल सही बोली, डिसिप्लिन भी उसमें है, बट कभी वो एक आइडिया के इस बार हमने पूरा स्केड्यूल फॉलो किया मगर नहीं हुआ, तो फिर उस पर क्वेश्चन होता है कि अभी हमें जो फॉलो कर रहे थे वो ठीक नहीं है, उसके अंदर कुछ चेंजेस की ज़रूरत है? हाँ, मतलब ऐसा तो जैसे मेंटर्स हो गए, टीचर्स हो गए, उनके साथ आप बैठना पड़ता है, ब्रेन स्ट्रॉमिंग करनी पड़ती है, एंड देन यू हैव टू वर्क ऑन लॉट्स ऑफ थिंग्स कि आपका स्केड्यूल सही रहे। बिकॉज इफ़ यू आर फॉलोइंग अ प्लान तो वो परफेक्ट होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, एंड यू हैव टू मेक कंटिन्यूस चेंजेस इन दिस। और फिर बाकी अगर कभी डिमोटिवेशन फील हो तो बाकी उसके लिए घर वाले हैं सपोर्ट करने के लिए। माई फादर वॉज लाइक अ लेक्चरर एंड मम्मी वॉज ऑल्सो लाइक एजुकेटेड है, वो भी, तो दिक्कत नहीं है उस चीज़ में फिर। तो वो भी अगर कभी ऐसा लगता है कि नहीं हो रहा, चीज़ें वर्क नहीं कर रही, तो फिर ऑफकोर्स वो भी सपोर्ट करते हैं। गुड। बस एक चीज़ और समझने के लिए, द आइडिया ऑफ रीस्टार्ट जब हम बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि वी नीड टू रीडू एवरीथिंग, बट इज इट जस्ट लाइक रीडूइंग एवरीथिंग, या फिर जो अभी तक का आपका एक्यूमुलेटेड जितना भी एक्सपीरियंस है उससे यू नीड टू मेक सम चेंजेस और शिफ्ट इन योर बेसिक माइंडसेट? ये लगता है, कैसा आपको समझ में आता है जी? लाइक अगर लाइक इफ फॉर मी माई स्टडीज डजंट वर्क, देन आई विल री एग्जामिन माई स्ट्रेटेजी कि गलती कहाँ पे हुई, कि ऐसा मैंने क्या मिस्टेक करा कि मेरा प्री नहीं हुआ, मेरा मेंस नहीं हुआ, या मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ। सो आई जस्ट फाइंड आउट दैट पॉइंट एंड आई विल ट्राई टू चेंज दैट पॉइंट, ताकि स्ट्रेटेजी में कोई दिक्कत ना आए। हमको मिले अजय जी, और अजय जी हैं सोलापुर से। सोलापुर महाराष्ट्र। सोलापुर महाराष्ट्र। अजय जी, कितनी बार प्री और कितनी बार मेंस या फिर कितनी बार इंटरव्यू दे चुके हैं अभी तक? फिलहाल तो मैं 2023 से तैयारी कर रहा हूँ, अभी 3 बार प्रीलिम्स दे चुका हूँ और ये मेरा 4th अटेम्प्ट है। 4th अटेम्प्ट होगा। पहली बार जब आपने प्री दिया और रिजल्ट आया, नाम नहीं था, उसके बाद खुद को खड़ा करना और दोबारा एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना कैसा था? हालांकि मैंने ग्रेजुएशन से ही तैयारी करी थी, तो फिर जो पहला अटेम्प्ट होता है एस्पिरेंट लोगों को, तो फिर वो सबसे मतलब उनका एक एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती है पहले अटेम्प्ट से कि भैया तैयारी कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, कम से कम प्री तो निकल जाए ऐसा। लेकिन जब नहीं होता है तो फिर दर्द दुख पीड़ा भी हो जाती है, लेकिन उभरने में थोड़ा सा वक्त लगता है। लेकिन अभी क्या
ठान लिया है तो फिर वो भरना तो पड़ता ही है। अच्छा, जो दुख दर्द पीड़ा की जब आपने बात करी तो उससे उभरने की जो बात है वो कैसे होता है, खुद को खड़ा कैसे करना होता है? कारण क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन में ये भी सवाल आ जाता है कई बार कि शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ या बनी ही नहीं हूँ, शायद इस एग्ज़ाम मेरे लिए है ही नहीं, शायद मुझे कोई और चीज़, मगर खुद को दोबारा तैयार करना कि नहीं ये करना है, वो कैसे होता है? बाउंस बैक की जो आप बात कर रहे हैं, अभी यहाँ पर रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि जो इंस्पिरेशन है वो टी शर्ट पे लेके पहन कर रखा हूँ मैं। जो हालांकि सभी एस्पिरेंट लोग किंवा जो भी जिसी भी मतलब संस्था के लिए या फिर एग्ज़ाम के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो बाउंस बैक करना चाहते हैं वो हिस्ट्री की तरफ जाए। हमारी जो मातृभूमि है भारत, उसकी हिस्ट्री जो इतनी बढ़िया है, वहाँ के किसी भी एक महान पुरुष के आप हिस्ट्री को पहचान लीजिए, वहाँ का एक पॉइंट आउट उठा लीजिए। अब जहाँ मैं जिस स्टेट से आता हूँ वहाँ पे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की हिस्ट्री में एक दौर आया था जब उनके 33 फोर्ट्स उनको मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब को मतलब देने पड़े थे एक तह के तहत। तो फिर जो उन्होंने तब मतलब पूरे ज़ीरो पर आ गए थे, लेकिन आगरा से छुटकर उन्होंने फिर से जिस तरह से बाउंस बैक किया और जिस तरह से उभरे और फिर 350 से अधिक फोर्ट्स का उन्होंने मतलब अपने साम्राज्य में खड़ा करा, तो फिर ये बहुत बड़ी मतलब ये एक अंदर से एक इंस्पिरेशन आ जाती रहती है कि हिस्ट्री की तरफ से मतलब आपको किसी भी एक इस तरह की कोई पर्सनालिटी जिन्होंने अपने जीवन में मतलब किसी से भी आप इंस्पिरेशन लेना चाहें, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कठिन परिश्रम किया, परिस्थितियों से निकल के बाहर आए, आप उनसे अपनी इंस्पिरेशन ले सकते हैं। अब देखिए, हो ये रहा है कि ओआरएन में धीमे धीमे शाम ढल रही है और जो यहाँ एस्पिरेंट्स हैं जो पूरे दिन कहीं लाइब्रेरी में कहीं क्लासेस में व्यस्त थे, अब निकल रहे हैं शाम को चाय पीने के लिए और थोड़ा सा पॉलिटिक्स डिस्कस करने के लिए या फिर जो करंट अफेयर्स है वो डिस्कस करने के लिए। तो ऐसे ही हमें मिले दो एस्पिरेंट यहाँ पर, उनसे थोड़ा सा बात करेंगे बाउंस बैक या रिस्टार्ट के बारे में। सर, आपका नाम? लेखराज शर्मा। मैम, आपका नाम? वसुंधरा। गाइस, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट, आज हम लोग बात कर रहे हैं रीस्टार्ट के बारे में। जब आप किसी एग्ज़ाम में बैठते हैं, जब किसी अब एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं, रिजल्ट वाले दिन आपका नाम लिस्ट में नहीं होता है, कैसे दोबारा खुद को तैयार करते हैं कि नहीं यही एग्ज़ाम देना है, दोबारा मेहनत करनी, स्टार्टिंग फ्रॉम यू? सर देखिए, ये एग्ज़ाम जो जर्नी है वो बहुत लंबी है, क्योंकि इसका जो फल है वो बहुत ही मीठा है, तो इसका जो परिश्रम है उतना ही कठिन और उतना ही जटिल है। क्योंकि अगर आप देखिए, सपोज़ करिए कि आपने इंटरव्यू दिया है और आप सपोज़ करिए कि आप मान रहे हैं कि आप होली पीडीएफ में अपना नाम नहीं देख पाते हैं, तो उसमें निराश होकर के हताश होने की कोई नीड नहीं है। अगर आप फिर से दोबारा से प्रयास करेंगे तो आपको फिर से सफलता ज़रूर मिलेगी, मेरा तो मानना ये है। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप बात करते हैं रीस्टार्ट की, तो सर इसमें रीस्टार्ट जैसे सिर्फ नाम का ही रीस्टार्ट है कि आप प्रीलिम्स में फिर से प्रीलिम्स का आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, आपको फिर से प्रीलिम्स मेंस सेम प्रक्रिया के से गुजरना पड़ेगा। लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपको हर कहीं पर एक फ्रेशर के कंपैरिजन में काम आएगा। और आप और एक बच्चा जो पहला अटैम्प्ट दे रहा है और आप एज अ वेटरन, बेसिकली यूपीएससी के टर्म में हम वेटरन यूज़ करते हैं उस वर्ड को, तो आप एज अ वेटरन जा रहे हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम देने के लिए, तो आपको कहीं ना कहीं एक एज रहेगा। और अगर आप अच्छे से एक बार फिर से करंट अफेयर पे ध्यान देकर अगर अपने स्टैटिक नोट्स को फिर से रिवाइज करके जाते हैं तो आपको ज़रूर एज मिलेगा और आप ज़रूर एक कलरफुल कलर्स के साथ में आप क्वालिफाई करेंगे एग्ज़ाम को। ऐसा ही मेंस में और ऐसा ही इंटरव्यू के अंदर है। But the same question goes to you as well. The idea of this restart and a bounce back. आई वुड लाइक टू से कि यूपीएससी एग्ज़ाम सिर्फ आपके सिलेबस का एग्ज़ाम नहीं होता है, वो आपका ज़िंदगी का ही एक परीक्षा है। इट टीचेस यू हाउ टू बाउंस बैक फ्रॉम स्क्रैच, हाउ टू फॉल एंड देन अगेन गेट अप, वाइप ऑफ द डस्ट एंड स्टिल स्टार्ट अगेन। तो मुझे लगता है कि यूपीएससी के प्रिपरेशन में मैंने बस आपका सिर्फ सिलेबस ही नहीं सीखा है, मैंने ज़िंदगी के भी बहुत तौर तरीके सीखे हैं, कैसे निराश नहीं होना है और निराशा से खुद को मोटिवेट करना, दूसरों से सीखना, यही यूपीएससी की सबसे बड़ी सीख होती है। दैट इज़ व्हाट आई फील। अमन, जैसा अभी आपने बताया कि एक एज होता है आपके पास, मगर वहीं कई बार एक ये भी चीज़ होती है कि सोसाइटल प्रेशर, अपना पीयर प्रेशर, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं इस तरह से कि आप एक बार एक एग्ज़ाम को दे चुके हैं, 2 बार दे चुके हैं, 3 बार दे चुके हैं, तो सवाल आते हैं कितने समय से कर रहे हो तैयारी, वो प्रेशर जो बिल्डअप होता है
क्या वो भी अपना एक रोल प्ले करता है या फिर उससे खास कोई फ़र्क इस तरह से नहीं पड़ता है रीस्टार्ट? सर देखिए, जैसे आपने प्रेशर की बात करी है, सोशल प्रेशर, पीयर प्रेशर, पेरेंट्स प्रेशर, एंजाइटी, सेल्फ डाउट, ये सारे प्रेशर्स होते हैं। लेकिन ये सर्विस आगे भी हमसे यही डिमांड करेगी, क्योंकि सर कल को सिलेक्शन के बाद में हमारे ऊपर ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर होगा जो सीनियर हिरार्की के अंदर ऑफिसर्स हैं, क्योंकि इस हिरार्की में हर कोई चाहता है कि उसका नाम बने, वो हर कल की हेडलाइन में उसका नाम आए। और सर उसके अलावा जो पॉलिटिकल जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं हमारे, बेसिकली जो MP MLAs होते हैं, उनका प्रेशर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा रहता है। और ऊपर से फिर जो सेल्फ प्रेशर होता है कि मुझे कुछ करना है, मैंने इतना बड़ा एग्ज़ाम निकाला है, उसके बाद में अगर मैं कुछ इंप्रूवमेंट नहीं कर पा रहा हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, या जो भी मुझे ड्यूटी मिली है, तो उसका सर प्रेशर रहेगा। तो बेसिकली मैं तो ये मानता हूँ कि जो अभी प्रेशर हमें फील करने को मिल रहा है या प्रेशर अभी हमें हो रहा है, वो एक तरीके से हमारा वार्म अप है, जो कि कल को अगर हमारा सिलेक्शन हो पाता है, गॉड्स ग्रेस की सिलेक्शन हो हमारा, तो हमारी सफलता के बाद जब हमें प्रेशर मिलेगा तो अभी से ही हमारा वार्म अप है कि आगे से अभी से आपको एक तैयारी हो जाए आपकी कि इस दौरान, इस प्रक्रिया के अंदर आपको प्रेशर झेलने को ही मिलेगा। तो और बड़े काम करेंगे तो सर प्रेशर तो झेलने को मिलता ही है। अब हिमालय खड़ा हुआ है तो उसने प्रेशर झेला है, तभी तो आज इतना हिमालय 8800 मीटर की हाइट है उसकी, तो सर प्रेशर तो झेलना पड़ता है, ये बात है। और कोयला ही प्रेशर झेल करके डायमंड बनता है, बिना प्रेशर झेले तो कुछ भी नहीं होता है। वसुंधरा जी, जब हम इस बाउंस बैक की बात करते हैं, आई डोंट वांट टू बाइफोकेट द एस्पिरेंट्स बिटवीन मेल एंड अ फीमेल, बट सोसाइटल प्रेशर की जब हम बात करते हैं तो इज़ इट डिफरेंट ऑन अ फीमेल फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव व्हेन इट कम्स अबाउट rebounds and this whole restart, bounce back and everything else? Definitely. I mean, it's a very different experience for both males and females. मेरी अपनी तजुर्बा से तो मैं ये बोल ही सकती हूँ कि a guy may have a different set of expectations. मैं ये नहीं बोलूँगी कि कहाँ पे ज़्यादा या कहाँ पे कम है। एक लड़के के ऊपर एक्सपेक्टेशन होता है कि आप मतलब जल्दी क्लियर करो, फैमिली को सपोर्ट करो, बट लड़की के ऊपर बायोलॉजिकल क्लॉक भी इट्स ऑलवेज टिकिंग कि शादी जल्दी करनी है, अपनी फैमिली रेज करनी है। तो आई फील कि एज अ फीमेल फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, इट्स नॉट जस्ट अबाउट competing between the pressure of clearing the exam and family expectations, but और भी कई सारे expectations होते हैं। आप अपने दोस्तों की शादी हो रही है slowly, and then you see that and you feel other people have started working and getting into good jobs, अच्छी salaries मिलती है, and फिर आप खुद को देखते हो कि you are not employed right now and it's a struggle and there is no fixed डेफिनेटिव आंसर कि मुझे ये जॉब मिलेगी ही मिलेगी। तो ये सारे एक्सपेक्टेशंस तो रहते ही हैं। Does that make it difficult for a female? Of course it makes it difficult. I mean, while a guy may have a different level of expectation, मेरे लिए ये है कि मुझे जल्दी एक रश रहती है कि आपको जल्दी जॉब लेनी है, कि आप उसके बाद you can focus on your next bigger पड़ाव, which is getting into a मतलब married life and all. तो ये तो रहता ही है। मेरी लाइफ ऐसा कि जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, लाइक दैट। क्योंकि अब I've seen most of the female IAS officers and IFS officers, they got married after a really long time. उन्होंने क्लियर किया उसमें, क्योंकि the basic idea of life which society might have changes once you get into the services and all like that. Just the last question, guys. I just need to understand that the people out there, those who are watching, जो देख रहे हैं, उनके लिए अगर आप बाउंस बैक या फिर रीस्टार्ट को लेकर कुछ बताना चाहें, बेसिक चीज़ें, वो नहीं कि यू नीड टू डू दिस एंड दैट एंड ऑल, लाइक कुछ बहुत बेसिक चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा असर करती हैं, बहुत ज़्यादा काम करती हैं, वो क्या हो सकती हैं? सर बाउंस बैक के लिए विद रिस्पेक्ट टू दिस एग्ज़ाम तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप बैक टू बेसिक्स जो अपने रिसोर्सेज हैं उनको फॉलो करें, सेम रिसोर्सेज को फॉलो करें, और जो कुछ अच्छे टीचर्स हैं उनको फॉलो करें, और अपने ऊपर भरोसा करें, क्योंकि एग्ज़ाम इतना आसान नहीं है, इतनी आसानी से पास भी नहीं होता है। और अगर आपका एग्ज़ाम पास नहीं भी होता है तो भी इंडिया अभी आने वाले टाइम में 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड बनने वाला है। तो ऐसा नहीं है, और जब से AI आया और टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन हुआ है हमारी इकॉनमी के अंदर, तो सर नए नए एवेन्यूज़ और वेंचर्स क्रिएट हो रहे हैं जिसमें कि हम लोग अपने करियर को स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि हमें यहाँ से सीखने को मिलेगा। सर अभी एक नया एवेन्यू क्रिएट हुआ है हम लोगों के लिए, कॉर्पोरेट पॉलिसी मेकिंग के अंदर हम लोग जा सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पर इतना ज्ञान अर्जित किया है, इतना ज्ञान हमने सीखा है, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी सबके बारे में पढ़ा है, संपूर्ण ज्ञान है हमें, तो वो ज्ञान हमारा कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा। और एक बात को कभी भी जीवन में ये ना भूलें कि ये एग्ज़ाम सिर्फ एक एग्ज़ाम है। अगर आपको एग्ज़ाम में सफलता नहीं मिलती है तो कभी भी निराश ना हो, हताश ना हो, अपने पे भरोसा रखें। आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो भगवान आपको और आगे भी पहुँचाएगा, और भगवान में हमेशा विश्वास रखें।
मेरा ये कहना है. That's the same goes to you if you want to add something to this. And again, I'm not bifurcating the females, but from the perspective of a female only. I mean, what I would say is very generic because मुझे ये एडवाइस दिया गया था मेरे दोस्तों से भी कि trust the process. UPSC is an exam, but it teaches you a lot about life, a lot, and you learn a lot. मतलब मैंने तो मज़े में ही इस प्रिपरेशन के स्टेज में मैं आ गई थी कि हाँ चलो करके देखते हैं. But I enjoy reading about it, I enjoy learning about it. एंड इस एग्ज़ाम को सिर्फ एक सक्सेस वर्सेस फेलियर जैसी चीज़ नहीं देखनी होती है. इसको एक अपनी ज़िंदगी का पार्ट बनाना चाहिए कि हाँ मैंने UPSC जैसे एक एग्ज़ाम के लिए एटलीस्ट मैंने अटैम्प्ट किया है. एंड रिगार्डिंग रीस्टार्टिंग, आई थिंक वी आर ऑल ह्यूमंस. इट्स फेलियर इज़ द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस. तो it's all about how you see the exam, and definitely one should not see themselves as a failure, but they should just see themselves as a hero, as success in making. That is what I would say. वैसे मैं उस कैपेसिटी में नहीं हूँ कि मैं यहाँ से बैठ के ज्ञान की वर्षा करने लगूँ, बट जो मैंने आपकी बातों से सीखा और समझा अभी इस बातचीत से वो यही है कि असफलता जैसा कुछ होता नहीं है. वो बस एक पड़ाव होता है जो आपको अगली आने वाली सफलता के लिए अपनी तैयारी को बेहतर करने का मौका मिलता है. इफ़ आई कैन सम अप द एंटायर थिंग विच यू मेंशन्ड, तो यही एक पूरी समझ है बाउंस बैक के बारे में. तो ओल्ड राजेंद्र नगर में हो चुकी है शाम. सूरज आज के लिए अलविदा कह चुका है, इस उम्मीद के साथ कि कल फिर उगेगा. वैसा ही उम्मीद के साथ भी होता है. कई बार जब किसी रिज़ल्ट के साथ आपका एक सूरज डूबता है तो फिर कहीं ना कहीं से उगता है एक उम्मीद लिए कि हाँ आप कर सकते हैं. वो एक कविता है बड़ी खूबसूरत कि रात रात भर जब आशा का दीप मचलता है, तम से क्या घबराना, सूरज रोज़ निकलता है. आज की इस बातचीत का जो सार है वो मेरी समझ में यही आया है कि आपकी ज़िंदगी में आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए, अब जिस भी लक्ष्य के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो फलीभूत तभी होगा जब आप उसके लिए प्रयासरत रहेंगे, और ख़ासकर तब जब आपको असफलता का स्वाद चखने मिले. उसके बाद भी आप खड़े हों और उसके लिए काम करें. आज की ये पूरी कहानी, आज की पूरी रिपोर्ट बस यहीं तक. दोबारा फिर आएंगे और करेंगे एस्पिरेंट से बात. कैमरे के पीछे है मेरे सहयोगी अक्षय. मैं हर्षवर्धन सिंह DH के लिए, नई दिल्ली.